बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we are going to learn future tenses. In future tenses we are going to start from future indefinite tense. Before this we have just completed present tenses and past tenses. Hope so you have got a lot of understanding about present tenses and past tenses as well, because you made a superb practice. Hope so you will enjoy learning future tenses as well. आज हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमारे जो टेंसेस थे प्रेजेंट के और पास्ट के वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी आपने भरपूर प्रैक्टिस की है और उम्मीद है कि अब फ्यूचर टेंसेस को भी आप अच्छे तरीके से सीखेंगे और सीखते हुए इनको एंजॉय भी करेंगे आप। अब जा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली क्या है, इसके फंक्शंस हैं। जिस तरह हमने प्रेजेंट में पढ़ा कि उसमें वो एक्शंस होते हैं जो हमारे करंट टाइम में चल रहे होते हैं, इनके व्हाट हैपन्स, क्या होता है या क्या हो रहा है। तो पास्ट में हमने सीखा कि व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, या व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था। और फ्यूचर में क्या होगा कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा। व्हाट विल बी हैपनिंग, क्या हो रहा होगा। इनके इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर से मुराद हम उस टाइम को इंडिकेट करेंगे जो आने वाला है। हम उस टाइम में जो हमारी प्लानिंग्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अब देखते हैं कि फ्यूचर टेंस हमारे इस मामले में कितने सपोर्ट करता है। अब देखें, इसको पहचानना है हमने। पहचानने के इसके बेशुमार तरीक़ाकार हैं, लेकिन सबसे पहले जो ईजीएस्ट तरीक़ाकार है वो आपको सिखाया जाएगा ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टेंसेस के हवाले से वो क्लियर हो जाए। जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उस वक्त हम इन्हीं टेंसेस को थोड़ा सा एडवांस वे में भी सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखें कि फ्यूचर को पहचानने के लिए तो सीधी सी बात है, आपको बता दिया गया कि फ्यूचर से मुराद क्या होता है, आने वाला वक्त। कौन सा वक्त? आने वाला वक्त। जब आने वाले वक्त में हम सोचते हैं कि मैं कल क्या करूँगा, मैं प्लान कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार आज तो मैंने ये काम किया है और कल मैं क्या करूँगा। अच्छा, मैंने सोचा मैं सुबह सवेरे जल्दी जागूंगा और उसके बाद वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा। इनकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आने वाले वक्त के बारे में। अभी देखें ये क्लास अभी जो आपकी चल रही है, सेशन चल रहा है आपका, इस क्लास के बाद मैं क्या करूँगा, आप क्या करेंगे, वो आपके एग्जाम में चीज़ बनी होती है कि आप क्लास के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, राइट। इसी तरह बेहतरीन मिसाल इसकी मैं ये भी दे देता हूँ आपको कि अक्सर जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो उस वक्त जब हमारी कम्युनिकेशन चल रही होती है, उस वक्त जितने भी इनके कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ जब भी बात की जाती है तो डेफिनेटली उसमें अक्सर वो 5 साल जो होते हैं आने वाले, उनको मद्देनज़र रखकर हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि आने वाले वक्त में हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, एट्सेट्रा, राइट। और उसके बाद दूसरी चीज़ देख लें आप, इसी तरह आप फ़र्ज़ करें अभी मैट्रिक में हैं तो आपकी प्लानिंग होती है कि मैं मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाऊँगा। ठीक है, जो आप सोच रहे होते हैं आने वाले वक्त के बारे में, मैं किस फील्ड में जाऊँगा, मैं प्री मेडिकल में जाऊँगा, प्री इंजीनियरिंग में जाऊँगा, कॉमर्स में जाऊँगा, किस फील्ड में जाऊँगा, राइट, आईसीएस में जाऊँगा, किस फील्ड में आप जाएंगे, वो सारा का सारा आपके जहन में होता है। उसके बाद आप इंटर के बाद जो आपने फील्ड सेलेक्ट की होती है उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं उस यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मैं उस यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मैं उस यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। जब प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडिकल कॉलेजेस की तरफ रुख करते हैं, मैं उस कॉलेज में मैं दाखिला लूँगा, उस कॉलेज में दाखिला लूँगा, उस कॉलेज में दाखिला लूँगा।
मेरी सीट होगी तो मैं फ़लानी जगह जाऊंगा, फ़लाने कॉलेज में जाऊंगा, फ़लानी जगह पढ़ूंगा। ऐसा ऐसा चल रहा होता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तलाश में होते हैं। इसी तरह जो जो जिस चीज़ की फील्ड होती है तो वो अपने इंटर के बाद अपनी जो प्लानिंग उनकी होती है कि हम फ़लानी जगह पढ़ेंगे, फ़लानी जगह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एट्सेट्रा, राइट। तो फिर ये जो चीज़ होती है बेसिकली आपसे अक्सर ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, कि आप क्या करेंगे। तो फिर वो जो आपका एम होता है, टारगेट होता है, उसको मद्देनज़र रखकर आप बताते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये टारगेट अचीव करूँगा। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर टारगेट अचीव करने के बाद आप कैसे सर्व करेंगे अपनी कंट्री को, अपने इनके कम्युनिटी को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करते हैं फ्यूचर के टेंसेस में डिस्क्राइब करते हैं। होप सो कि बेस थोड़ी सी आपकी बन गई होगी, कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया होगा कि आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं इस टेंस का ताल्लुक टोटली कौन किन एक्शंस के साथ है जो आने वाले हैं। उन एक्शंस को हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। एक छोटी सी मिसाल देके मैं मूव करूँगा सीधा लेक्चर की तरफ। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, मैं चाय पीता हूँ, राइट। फिर यही चीज़ हमने किया कि पास्ट में जब कन्वर्ट की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो मैंने कहा मैंने चाय पी या मैंने चाय ली। इसी चीज़ को एक तो है कि मैं पीता हूँ, मेरी वो रूटीन है, फिर मैंने वो एक्शन बता दिया जो मैंने लास्ट किया कि मैंने चाय पी। अब मैं कहता हूँ कि मैं चाय पीऊँगा, यानी कि इसका मतलब है कि मैंने अभी चाय पी नहीं है, मैं चाय पीऊँगा। तो जब ये मैं चाय पीऊँगा उर्दू लैंग्वेज में बोला जाता है, फ़ौरन आपके जहन में समझ आते हैं आप कि इस सिमरात क्या है बेसिकली, कि आपको पता चल जाता है कि अभी चाय पी नहीं है बल्कि पिएंगे। यही चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है और होप्स हो कि ये चीज़ अगर आप मद्देनज़र रखेंगे आपका जहन चलता जाएगा। इनकी लैंग्वेज को आपने बहुत आसान लेना है, इन टेंसेस को बहुत आसान लेना है, इनको एज अ लैंग्वेज सीखना है आपने। जब इसको एज अ लैंग्वेज सीखेंगे ना तो जल्दी सीख जाएंगे। क्यों? हमने आज वो एक्शंस डिस्कस करने हैं जो आने वाले वक्त में होंगे। अब देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। 3 चीज़ें याद रखें आप। एक लफ्ज़ फ़र्ज़ करें वर्ड, मैं कहता हूँ कि इसमें हम कौन से एक्शंस बयान करते हैं, टू एक्सप्रेस अपकमिंग एक्शंस, टू एक्सप्रेस अपकमिंग एक्शंस। इनके इस टेंस में हम अपकमिंग एक्शंस, जो आने वाले एक्शंस होते हैं, उनको क्या करते हैं, बयान करते हैं। अब देखें, एक तो ये चीज़ है, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, उसके बाद सेंटेंस के एंड पे जो मर्जी आ जाए ना, आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं इसकी एक रफली जो एक इसकी डेफिनेशन की जाती है और मोस्ट कॉमन भी है, मुख्तलिफ ग्रामर्स की बुक्स वगैरह में मिलती भी होगी आपको, कि इसको उर्दू लैंग्वेज में पहचानने के लिए सिर्फ एक इशारा दिया जाता है। वो कौन सा है? इसकी जो रिकॉग्निशन होगी नंबर 1 पे, वो क्या है? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन इसकी इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस आप पाएंगे क्या? गा, गी, गे। दिस इज जस्ट फॉर योर learning, for the sake of learning, this is being written here. in fact अगर देखेंगे ये कोई इतना कोई सेंस क्रिएट करती नहीं है। उसकी वजह ये भी है बेसिकली कि जब देखेंगे आप फ्यूचर के जितने भी टेंसेज होंगे उनके आखिर में ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन आपको बताया जाएगा कि इन टेंस को बाकियों से किस तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, राइट। गा, गी, गे। फर्ज करें मैं कहता हूँ मैं खाना खाऊंगा, मैं चाय पीऊँगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप इंग्लिश सीखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम किस टेंस के मुताबिक बातें कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। जब हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एक हमारे पास क्या है? शैल, और दूसरा हमारे पास क्या है? विल। शैल और विल, दीज 2 आर हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, इस टेंस में हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, शैल का और विल का। अब देखें शैल का जहाँ तक ताल्लुक है,
कौन सा ऐसा सब्जेक्ट हो, कौन से ऐसे प्रोनाउंस हों जिनके साथ हम शेल लगाएं, वो हमारे पास सिर्फ दो हैं, एक है आई, एक है वी। आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शेल। बाकी जितने भी होंगे उन सब के साथ क्या आएगा, विल आएगा। चाहे वो यू हो, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, अली हो, दो या दो से ज़्यादा नाम हो, उन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में, पर्टिकुलरली वो इंग्लिश जो हम बोलते हैं, उसमें शेल का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बोल चाल में भी हम क्या करते हैं, आई के साथ विल लगा देते हैं और वी के साथ भी क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं। लेकिन टिल मैट्रिकुलेशन और टिल इंटरमीडिएट ना, आपने शेल को कभी भी इग्नोर नहीं करना। क्यों कि आपका जो MCQs होता है उसमें बाज़ औक़ात ऐसा सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें आई एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया होता है, आगे विल भी ऑप्शन में आ जाता है और शेल भी ऑप्शन में आ जाता है। तो वहाँ पे जो आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या चूज़ करेंगे वो शेल होगा। लेकिन बोल चाल में आप फ्रीक्वेंटली विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। कब रिप्लेस होती हैं, जब इनके ऊपर स्ट्रेस आता है। इनके आप किसी चीज़ के ऊपर जोर देते हो, विल शेल में चला जाता है और शेल विल में आ जाता है। इनके ज़रूर के मीनिंग में ये बात चली जाती है। इनके मैं कहता हूँ कि मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा, तो मैं आई शेल की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, आई विल टीच यू, राइट। जब ज़रूर मतलब मैं स्ट्रेस दे रहा हूँगा, मैं आई के साथ क्या लगा दूँगा, विल लगा दूँगा, बजाय इसके कि मैं शेल लगाऊँ। इसी तरह ही विल टीच यू, हम नॉर्मली कहते हैं कि वो आपको पढ़ाएगा, सिखाएगा, लेकिन जब स्ट्रेस देंगे तो वो चीज़ भी किस में चली जाती है, शेल में। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में होता है, इनकी जो आप इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रेस देने के लिए, राइट। और उसके बाद आगे मूव करता हूँ आपको मैं, कि आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि जब शेल और विल आप देखते हैं फ्रीक्वेंटली जो यूज़ हो रहा होता है वो विल का हो रहा होता है। बहुत कम होता है कि आपको शेल का भी स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ मिले। हाँ, जब आप बिगनिंग पे होते हो, इनके इनिशियल स्टेजेस पे होते हो लर्निंग के, उस वक्त आप शेल को ठीक ठाक प्रोटोकॉल देते हो। लेकिन विद द टाइम आपको गेम समझ आ जाती है कि शेल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इतनी अहमियत नहीं है, फिर आप विल का ही इस्तेमाल करते हो। होप सो कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर इस चीज़ में अभी भी कोई किसी किस्म का भी अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट्स पढ़े जाएँ और उसके बाद आपको उसका रिप्लाई किया जाए। और बाज़ का ऐसे होते हैं कि कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो तैयार करनी पड़ती है कि ताकि आपके जितने भी कमेंट्स हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के मद्देनज़र रखकर एक वीडियो तैयार की जाएगी, ताकि आप सबके वो कॉन्सेप्ट्स, वो डाउट्स, वो कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएँ, राइट। उसके बाद मूव कर रहा हूँ मैं आपको किसकी तरफ, वर्ब की तरफ। अब यहाँ पे सिर्फ माजरत के साथ वर्ब से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा, आई और वी याद रख लेंगे ना सिर्फ, तो इनके साथ शेल है। बाकी जो भी आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, अली आ जाए, दो या दो से ज़्यादा नाम आ जाए, सिंगुलर हो कोई चीज़ या प्लूरल हो, चीज़ का नाम हो, बंदे का नाम हो, जो भी हो, सब के साथ क्या लगाएंगे आप, विल लगाएंगे। इसलिए मैंने बाकी चीज़ें वहाँ पे लिखने की कोशिश नहीं की, ताकि आप समझें, क्योंकि ये साथ साथ सुन भी तो रहे हैं ना। उसके बाद वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे, V1 बेस फॉर्म। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो फ़र्क आपको नजर आएगा, उधर पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंस में शेल और विल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद V1 आ जाएगा। उधर क्या था, इसके बगैर था लेकिन V1 था, लेकिन उस चीज़ को आप भूल जाएं। आपने इस टेंस को मद्देनजर रखना है। सबसे पहले इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस देयर इज गा, गी, गे, राइट। आफ्टर दिस वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स shall and will. Soon after this which form of the verb is used, V1, इसको बेस फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, राइट। आगे हम मूव करेंगे किसकी तरफ, सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ मूव करने से पहले एक दफ़ा वाइट बोर्ड आपके सामने है, इसमें आप चीज़ें ये देख लें और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आगे जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट का। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम दो चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, एक हम एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर और एक हम पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। पहचान तो एक ही है
चाहे वो एक्टिव में सेंटेंस हो चाहे वो पैसिव में हो, लेकिन जो चीज़ तब्दील होगी, बदलेगी, वो आपके सामने आपको बताई जाएगी। आप देखते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारे पास एक्टिव होगा और ये हमारे पास कौन सा होगा, पैसिव, राइट। एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारा वो किसके मुताबिक आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक आएगा। आपको पता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से पढ़े हैं, विल प्लस शेल। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे आए है तो शेल आ जाएगा, अगर यहाँ पे ही है तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि इस टेंस में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, V1, तो इधर क्या हमारे पास है, V1, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, पैसिव्स की तरफ, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये तो आपको कॉमन पता ही है कि हम पैसिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्टिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे, विल और शेल, लेकिन पैसिव में जब हम जाएंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाएंगे, विल बी और शेल बी, विल बी और शेल बी। विल बी और शेल बी ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव के क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर V3 लगा देते हैं। अब दोनों में डिफरेंस नज़र आ गया होगा आपको, इधर विल शेल प्लस V1, इधर विल बी प्लस शेल बी प्लस V3, क्योंकि पैसिव में आपको पता है कि हमेशा हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे विल बी आ सकता है या फिर शेल बी, विल बी या फिर शेल बी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, V3 लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय, और बाय के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, राइट। ये चीज़ें आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। ऑब्जेक्ट विल बी या शेल बी, यानी ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमने लगाना है विल बी या फिर शेल बी। अगर यहाँ पे आई और वी आ जाता है तो हम शेल बी लगा देंगे, अगर आई और वी नहीं आता तो हम क्या लगा देंगे, विल बी लगा देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद V1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब इधर बनाएंगे हम नेगेटिव तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे विल नॉट बी, विल और बी के दरमियान नॉट लगा देंगे। इसी तरह शेल नॉट बी, शेल नॉट बी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, V3, और उसके बाद बाय, बाय के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। इधर हम जब मूव होंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, V1, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा हमारा। इधर जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल या फिर क्या आ जाएगा, शैल, और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट, और बी फिर ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा। उसके बाद V3 आ जाएगा, फिर बाय लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हो आप, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नॉट, नॉट के बाद हम लिखेंगे V1, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इधर हम क्या करेंगे, जब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, विल और शेल, उसके बाद आप लिखते हो क्या, ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और फिर आपने क्या लिखना होगा, बी, फिर क्या आ जाएगा V3, फिर बाय लिखेंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। ये समझ आ गई आपको।
इसके बाद हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, सेंटेंस लिखा जाएगा। सेंटेंस को आपने देखना है, फिर उसके मुताबिक हमने उसके सेंटेंस को आगे कन्वर्ट करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी लिखने की वजह यही थी कि आप ये सारा का सारा पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि पिछले तमाम टेंसेज में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऐसे ही लिखा है। से जो चीज़ें मूव करती हैं या चेंज होती हैं वो या हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर वर्ब होता है, लेकिन जगह उनकी वही होती हैं जो तमाम टेंसेज में होती रहती हैं, राइट। अब देखते हैं एक सेंटेंस है, फर्स्ट ग्रुप मैं कहता हूँ मैं चाय लूँगा या चाय पीऊँगा। मैं चाय लूँगा या मैं चाय पीऊँगा, राइट। इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, आई शैल टेक टी। आई शैल टेक टी। ये जब मैंने सेंटेंस लिखा, देखिए कितने जल्दी में लिख दिया। हालांकि आप भी अक्सर इसी तरह करते हो कि कोई भी चीज़ है आपको उसकी इंग्लिश पहले से पता है तो बस सीधी सीधी डायरेक्ट लिख देते हो, कॉन्सेप्ट लिए बगैर। आपने देखना है कि जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है ये जो ऊपर, क्या इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम, तो हमें देखना ये चाहिए था कि सबसे पहले देखें हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट है। फिर हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास आई आया है तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शेल, तो आई शेल। उसके बाद V1 टेक क्या है, V1 है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, तो टी क्या आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह जब हम पैसिव में ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इस टी को इधर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हमने बताया था इसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर यहाँ पे आई होता या वी होता तो फिर हम लगाते हैं शेल। ये क्या है, टी है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी, क्योंकि हमारे पास पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, विल बी और शेल बी। तो टी विल बी। उसके बाद क्या होगा, टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। टी विल बी टेकन बाय मी। टी विल बी टेकन बाय मी। क्लियर, राइट। उसके बाद इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो मैं क्या करूँगा, आई शैल नॉट टेक टी। आई शैल नॉट टेक टी। मैं चाय नहीं पीऊँगा। अब देखते हैं कि आई शैल शेल इनके हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट, इधर भी नॉट, V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या हो जाएगा, इधर जब पैसिव जाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा हुआ है ऊपर, टी इनके ऑब्जेक्ट आ गया, विल नॉट बी या फिर शेल नॉट बी। तो यहाँ पे टी के साथ विल आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। उसके बाद V3, उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय मी। टी विल नॉट बी टेकन बाय मी। उसके बाद इधर जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शेल। देखिए इधर शेल। उसके बाद क्या है, आई सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद V1 शेल आई टेक। उसके बाद क्या आ जाएगा, टी शेल आई टेक टी। क्या मैं चाय पीऊँगा। अब देखते हैं इधर कि क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद क्या आएगा, टी। उसके बाद बी। यहाँ तक देखें विल या शेल, तो यहाँ पे हमारे पास इसके मुताबिक क्या है, विल। उसके बाद देखें क्या आ गया, ऑब्जेक्ट टी। उसके बाद बी। उसके बाद क्या आ जाएगा, टेकन। उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय मी, राइट। उसके बाद मूव करता हूँ मैं आपको नेक्स्ट। इसका क्या हो जाएगा, शेल आई नॉट टेक टी। क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा। शेल आई नॉट टेक टी। क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो यहाँ पे देखें शेल है, आई है, नॉट है, टेक है और टी। यानी कि अगर इनको मैं इस तरीके से देखूँ तो ये लफ्ज़ मैंने पढ़ दिए हैं जो मैंने ये इन जगह लफ्ज़ लगाए हैं। अब देखें यहाँ पे जब पैसिव इसका होगा तो क्या हो जाएगा, विल टी नॉट बी। विल टी नॉट बी। उसके बाद क्या है, टेकन देन बाय मी। आखिर में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, राइट। अब देखें ये जो चीज़ें हमने अभी सीखी हैं, पढ़ी हैं, ये बहुत ही आसान है। आप स्टूडेंट्स ने क्या करना होगा कि जब इन चीज़ों को पढ़ें तो आपके जहन में क्वेश्चंस आने चाहिए। क्योंकि जब अगर आप कोई चीज़ सीखते हो तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इट मीन्स कि वो आप क्रैम कर रहे हो, चीज़ को रट्टा लगा रहे हो।
क्योंकि जब आप बेशक आपको चीज़ आती है लेकिन फिर भी आपके अंदर कोई ना कोई ज़रूर क्वेश्चन आना चाहिए जिससे आपको पता चले कि हम इसको मज़ीद एडवांस भी तो क्या लेके जा सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बेसिक जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एडवांस चीज़ों की तरफ मूव करना हमारे लिए आसान होगा, राइट। और अब मैं मूव कर रहा हूँ, आपको एक टास्क दूंगा, एक असाइनमेंट दूंगा, उसको आपने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा घर में। असाइनमेंट आपकी क्या है, अब देखिए यहाँ पे मैं सेंटेंसेस लिखूँगा। टास्क जो आपको दिया जा रहा है, जो आपने क्या करना है, इस पूरे टेंस को सीखने के बाद, नोट करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद इन सेंटेंसेस को आपने सॉल्व करना होगा। अब देखें, सेंटेंसेस मैं दो तरह के दूंगा, एक्टिव में भी दूंगा और पैसिव में भी दूंगा। एक्टिव सेंटेंसेस को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है और पैसिव को आपने एक्टिव में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद चंद फ़िक्रे बोलूँगा उर्दू में, आपने उनको क्या करना होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब देखें, सबसे पहला फ़िक्रा मैं लिखता हूँ, शी विल नॉट ड्राई, she will not dry her clothes. She will not dry her clothes, right। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, ये आप देख लेना एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो अगर ये एक्टिव है तो पैसिव में हो जाएगा, पैसिव है तो फिर क्या हो जाएगा, एक्टिव में हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, विल दे हेल्प यू, विल दे हेल्प यू इन दिस मैटर, विल दे हेल्प यू इन दिस मैटर। उसके बाद मैं लिखता हूँ, यू विल बी taught, you will be taught by अली। उसके बाद मैं लिखता हूँ नंबर 4 पे, will you not be surprised by them, will you not be surprised by them। उसके बाद आखिरी सेंटेंस में लिखता हूँ, I shall not teach them today, I shall not teach them today, right। So these are the sentences which I have written on the whiteboard, and you are also viewing them, and you just need to see the sentence, check the sentence, either it is active or passive. According to that you need to transfer it. The sentence which is active, you need to transfer it into passive. The sentence which is in passive form, you need to convert it into active. So totally depends on your understanding, right। So after that I am going to speak some sentences in Urdu. You have to note down, and after that you have to translate them into English language, right। पहला सेंटेंस है, वो आज घर नहीं आएंगे, वो आज घर नहीं आएंगे। सेकंड सेंटेंस है, वो इस्लामाबाद से कराची जाएंगे, वो इस्लामाबाद से कराची जाएंगे। इसके बाद सेंटेंस है, वो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे, वो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे। मैं उसे ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं उसे ये चीज़ें नहीं बताऊंगा। आखिरी सेंटेंस है, मैं आइंदा सख्त मेहनत करूंगा, मैं आइंदा सख्त मेहनत करूंगा। ये सेंटेंसेस हैं जिनको आपने क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। होप सो कि आप लेक्चर समझ चुके होंगे। आज के लेक्चर में यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ।
इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।